विपणन अनुसंधान के उद्देश्य, विपणन अनुसंधान का महत्व, लाभ और विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। पहला है विपणन अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मानव कोई भी कार्य निरुद्देश्य होकर नहीं करता है, अतः विपणन अनुसंधान भी निश्चित ही कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। प्रोफेसर ग्रीन एवं टुल, प्रोफेसर माउंटल, प्रोफेसर कन्वर्स आदि ने विपणन अनुसंधान के अपने अपने दृष्टिकोण से अनेक उद्देश्यों को बताया है। उन्हें ध्यान में रखते हुए विपणन अनुसंधान के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। पहला, विद्यमान एवं भावी उपभोक्ताओं के संबंध में आवश्यक सूचनाएं एकत्र करना। दूसरा, उपभोक्ता की रुचियों, आवश्यकताओं, भावनाओं, क्रय प्रेरणा आदि का अध्ययन करना। उपभोक्ताओं की रुचियों, अभिवृत्तियों, भावनाओं, क्रय प्रेरणा आदि का अध्ययन करना और उपभोक्ताओं की संतुष्टि और समाज कल्याण की आवश्यकता के स्तर को निर्धारित करना। नवीन उत्पादों के नियोजन विकास के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना। विद्यमान बाजार क्षेत्रों के प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना। नवीन बाजार क्षेत्रों का पता लगाना तथा उनमें प्रवेश की योजना बनाना। नेक्स्ट, संस्था के विक्रय कार्य समीक्षा करना तथा उनका मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, विक्रय कोटा तथा बजट निर्धारित करना। नेक्स्ट, संस्था के मूल्य नीति पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को ज्ञात करना। और नेक्स्ट, संस्था के वितरण माध्यमों तथा वितरण में सहायक साधनों का मूल्यांकन करना तथा उनमें परिवर्तन की आवश्यकता को ज्ञात करना। नेक्स्ट, उचित वितरण माध्यमों एवं वितरण की सेवाओं, भंडारण, पेमेंट आदि का चयन करना। और नेक्स्ट, संस्था के विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार कार्यक्रम आदि साधनों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना तथा उसमें वृद्धि के लिए उपाय करना। नेक्स्ट है नवीन संवर्धनात्मक साधनों को ज्ञात करना तथा उनको अपनाने की संभावना का पता लगाना। सर्वोत्तम संवर्धनात्मक साधनों का चयन करना। विपणन की लागत का नियमन एवं नियंत्रण करना। संस्था की नीतियों, विशेषकर विपणन नीति पर वातावरण के बाह्य घटक के प्रभाव का आकलन करना। उत्पाद के नवीन उपयोग खोजना तथा उनका नवीकरण करना। इस प्रकार ये विपणन अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब नेक्स्ट है विपणन अनुसंधान के लाभ या महत्व, नीड, इम्पोर्टेंस या एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। विपणन अनुसंधान आधुनिक व्यावसायिक विपणन जगत का महत्वपूर्ण कार्य है। दुनिया के सभी देशों में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जैसे विकसित देश के संगठन तो इस कार्य पर लगभग $3 मिलियन, लगभग 110 अरब रुपये प्रतिवर्ष खर्च भी कर रहे हैं। एक विद्वान ने विपणन अनुसंधान की तुलना रेडियोलॉजी तथा पैथोलॉजी से की है तथा लिखा है कि जिस प्रकार रेडियोलॉजी द्वारा उपलब्ध एक्सरे के माध्यम से शरीर के आंतरिक स्थिति को ज्ञान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विपणन अनुसंधान से विपणन संचार की आंतरिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार पैथोलॉजिकल लैब रक्त, मल, मूत्र आदि की जांच करके उनके गुण दोष को प्रकट कर देती है, ठीक उसी प्रकार विपणन अनुसंधान भी संपूर्ण विपणन कार्यों की सही से जाँच करने में सहायक है। इस प्रकार स्पष्ट कि विपणन अनुसंधान विपणन कार्यों की सभी कमियों, समस्याओं, दोषों को ज्ञात करने में सहायता करता है ताकि उनका समुचित समाधान एवं उपचार किया जा सके। विपणन अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व को कुछ बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है उपभोक्ता की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान। विपणन की सफलता का प्रारंभिक बिंदु है उपभोक्ता। उपभोक्ता की इच्छाओं, आवश्यकताओं का ज्ञान करना प्रत्येक विपणनकर्ता की सफलता का प्राथमिक शर्त है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विपणनकर्ता उपभोक्ताओं की इच्छाओं, आवश्यकताओं, पसंदगी, नापसंदगी आदि का ज्ञान कर लेता है। विपणन अनुसंधान का वह साधन है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की मन मस्तिष्क का एक्सरे उसकी जांच की जा सकती है और पता किया जा सकता है वह क्या चाहता है और वह क्या नहीं चाहता है। दूसरा है उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान। विपणन अनुसंधान से विपणनकर्ता उपभोक्ता व्यवहार को भी भली प्रकार जान सकता है। वह इसके द्वारा उसकी प्रवृत्तियों, भावनाओं, अवबोधों, क्रय प्रेरणाओं तथा मन के भीतर छिपी रही बातों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, उत्पाद नियोजन विकास। विपणन अनुसंधान संस्था के उत्पाद नियोजन विकास में सहायक है। विपणन अनुसंधान से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, उनके व्यवहार की जानकारी हो जाने के कारण ये कार्य आसान हो जाता है। इससे उत्पादों के रंग, रूप, डिजाइन, किस्म, आकार, ब्रांड
लेबल, पैकेजिंग जैसे सभी कार्यों में सहायता मिल जाती है। नेक्स्ट है उत्पादों की जांच विपणन। आधुनिक युग में अनेक उत्पादों का आविष्कार एवं विकास हो रहा है, किंतु कोई भी संस्था उन उत्पादों के वैसे आधार पर उत्पादन की जोखिम उठा नहीं सकती है। इस जोखिम से बचने के लिए प्रत्येक संस्था सर्वप्रथम कुछ उत्पादों का निर्माण कर उनकी जांच विपणन करती है। यदि वे उत्पाद जांच विपणन में खड़े उतरते हैं तो उनकी ग्राहक की प्रतिक्रिया सही रहती है तो उनका वैसे उत्पादन किया जाता है। इससे इस संपूर्ण कार्य में विपणन अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उत्पादों की जांच विपणन कार्य में। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण में सुविधा। विपणन अनुसंधान संस्था को अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में भी सुविधा प्रदान करता है। इस अनुसंधान के द्वारा संस्था के उत्पादों के विद्यमान मूल्यों, बाजार में प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के मूल्यों, ग्राहक को स्वीकार्य मूल्य, उत्पाद मूल्य पर ग्राहक की प्रतिक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐसा अध्ययन करके कोई भी संस्था अपने उत्पादों के मूल्य को सही से निर्धारित एवं पुनर्निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट है संवर्धनात्मक निर्णयों में सहायक। आजकल अनेक संवर्धनात्मक साधन उपलब्ध है। इनमें से किसी भी एक या अधिक श्रेष्ठ संवर्धनात्मक साधनों का चयन करने से पूर्व सभी साधनों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विभिन्न साधनों की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और श्रेष्ठ साधनों का चयन किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रभावी वितरण व्यवस्था। विपणन अनुसंधान के द्वारा वितरण व्यवस्था में भी प्रभावी ढंग से की जा सकती है। इससे वितरण श्रृंखला के मध्यस्थों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त वितरण प्रक्रिया की सहायक क्रियाओं, साधनों यथा भंडारण, परिवहन आदि को भी आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। विपणन अनुसंधान से प्रचलित मध्यस्थों एवं साधनों की तुलनात्मक कुशलता एवं लाभों का अध्ययन करके कम से कम लागत पर कुशलतम वितरण व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट है बाजार क्षेत्र कोटा का निर्धारण। विपणन कार्य की सफलता के लिए संपूर्ण बाजार क्षेत्र को विभिन्न वर्गों में या भागों में बांटना होता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र तथा विक्रयकर्ता के लिए विक्रय कोटा या लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ऐसा करने के लिए अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। विपणन अनुसंधान ये सभी सूचनाएं प्रदान करके बाजार क्षेत्र में कोटा निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है विक्रय दल का नियंत्रण। विपणन कार्य की सफलता के विक्रय दल का बड़ा महत्व है। सेल्स फोर्स का बड़ा महत्व होता है। इसकी सफलता के लिए विक्रय दल के कार्यों का समय समय पर नियंत्रण करना होता है। इसमें भी विपणन अनुसंधान से प्राप्त सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है विपणन लागतों का नियंत्रण। विपणन लागतें उत्पाद लागतों का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। इन लागतों पर नियंत्रण के बिना संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता। विपणन अनुसंधान के द्वारा विभिन्न विपणन लागतों का विश्लेषण अध्ययन किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की लागतों से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। इससे जहाँ पर भी अपव्यय हो रहा है उसे जानकारी मिल जाती है और तथा उसे रोका जा सकता है। इससे अंततोगत्वा संस्था की विपणन लागतों के नियंत्रण में मदद मिलती है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं या जनता से संपर्क। विपणन अनुसंधान विपणनकर्ता का उपभोक्ताओं जनता के बीच प्रत्येक संपर्क बनाए रखने में सहायक है। इसके द्वारा विपणनकर्ता अपने उपभोक्ताओं तथा जन सामान्य के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। इससे विपणनकर्ता उत्पादों, उनके मूल्य आदि के बारे में उनकी प्रतिक्रिया भी जान सकता है। प्रोफेसर टोटलर आर्मस्ट्रांग ने लिखा है कि विपणन अनुसंधान वह कार्य है जो विपणनकर्ता को उपभोक्ताओं या जनता से सूचनाओं के माध्यम से जोड़ता है। बाह्य वातावरण से संपर्क। विपणन अनुसंधान संस्था को बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखता है। विपणन कार्य को बाह्य वातावरण के कई घटक प्रभावित करते हैं। प्रतिस्पर्धी की नीतियों तथा व्यूहरचनाएं, राजकीय नीतियाँ, कानून, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक स्थिति, तकनीकी विकास, जलवायु, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ताओं की व्यय प्रवृत्ति प्रमुख बाह्य वातावरण के घटक है जिनमें संपूर्ण संस्था में उसका विपणन कार्य प्रभावित होता है। विपणन अनुसंधान संस्था तथा विपणनकर्ता को इन सब घटकों में होने वाले परिवर्तनों के से संपर्क में रख सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता। आधुनिक युग भूमंडलीकरण का युग है। व्यवसाय स्थानीय सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए विपणन अनुसंधान परम आवश्यक है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विदेशी बाजार के उपभोक्ताओं की इच्छाओं, आवश्यकताओं, उपलब्ध उत्पादों, उनका मूल्य स्तर, प्रचलित वितरण माध्यम एवं संवर्धनात्मक साधन तथा वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैधानिक, आर्थिक परिस्थितियाँ आदि का अध्ययन किया जा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है विज्ञापन संस्थाओं के लिए महत्व या आवश्यकता।
आजकल व्यवसाय संस्थाएं अपना विज्ञापन कार्य विशेषज्ञ संस्थाओं को सौंप देती है। वे अपने विशेष ज्ञान अनुभव से संस्था के लिए प्रभावकारी विज्ञापन अभियान का संचालन करती है। इन संस्थाओं के लिए विपणन अनुसंधान अपरिहार्य है। इनको निम्नलिखित प्रमुख कार्य में विपणन अनुसंधान सहायता करता है। विज्ञापन बजट निर्धारित करने में, विज्ञापन तैयार करने में, विज्ञापन का स्थान निर्धारित करने में, विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन करने में, संस्था की ख्याति व छवि का अध्ययन करने में, विज्ञापन माध्यमों की प्रभावशीलता का तुलनाध्ययन करने में इत्यादि। नेक्स्ट है सरकार के लिए आवश्यकता महत्व। विपणन अनुसंधान सरकार व सरकारी प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य है। ये सरकार के संचालन और राष्ट्रीय विकास कार्यों में सफलता में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। संक्षेप में विपणन अनुसंधान सरकार दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। सरकार के प्रशासन निर्णय करने के लिए, अर्थव्यवस्था के नियोजन नियंत्रण के लिए, उत्पाद और मूल्यों में संतुलन बनाए रखने के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए और जन सामान्य के जीवन स्तर का विकास करने के लिए, देश में कानून व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए और देश का समन्वित विकास करने के लिए इस प्रकार विपणन अनुसंधान देश और समाज और सरकार के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। विपणन अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न चरण हैं। यह विभिन्न चरण अनुसंधान में की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं हैं। ये सभी चरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा इनका क्रम भंग नहीं किया जा सकता। यदि इन चरणों के क्रम को भंग किया जाता है तो अनुसंधान के अपेक्षित उचित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अतः विपणन अनुसंधान के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया पालन करना ही पड़ता है। विपणन अनुसंधान प्रक्रिया में चरणों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, किंतु क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। विभिन्न विद्वानों ने विपणन प्रक्रिया में चरणों की संख्या भिन्न भिन्न बताई है। कुछ ने तो बिल्कुल छोटी सी 5 चरणों की प्रक्रिया बताई है, जबकि कुछ अन्य ऐसे भी है जो इस प्रक्रिया के 14-15 चरणों का भी वो सम्मिलित करते हैं। किंतु हम इस प्रक्रिया के निम्न 10 चरणों का समावेश कर रहे हैं। अपने इसके निष्कर्ष के आधार पर इसके 10 चरण हैं जिनके आधार पर कोई संस्था अपना विपणन अनुसंधान प्रक्रिया कर सकती है। पहला है अनुसंधान उद्देश्यों एवं समस्याओं की परिभाषा करना, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम। विपणन अनुसंधान का प्रथम चरण है अनुसंधान के उद्देश्यों तथा समस्या की परिभाषा करना। जब तक अनुसंधान के उद्देश्यों निर्धारित नहीं किया जाता है तो अनुसंधान को दिशा नहीं मिलती है। निरुद्देश्य अनुसंधान का कोई भी अर्थ भी नहीं होता है तथा उसके परिणामों का मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता है। उद्देश्य स्पष्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी। जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते हैं तो अनुसंधान के लिए कोई न कोई समस्या अवश्य होती है। अतः समस्या का विश्लेषण करना चाहिए तथा उसकी सही परिभाषा करनी चाहिए। समस्या को सही परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। समस्या की प्रकृति को स्पष्ट करना चाहिए, समस्या के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना चाहिए, तत्पश्चात समस्या के कारणों को ज्ञात करना चाहिए। समस्या यदि कारण प्रदान नहीं है तो उसका अनुसंधान नहीं किया जा सकता। केवल समस्या के लक्षण प्रकट होने से भी समस्या पर अनुसंधान नहीं किया जा सकता। अतः समस्या के कारण स्पष्ट होने चाहिए। उदाहरण के रूप में अनुसंधान समस्या को विक्रय में कमी होना है। ऐसे में विक्रय में कमी के कारणों को ढूंढना चाहिए। विक्रय में कमी अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे माल की समय गिरावट, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, घोर प्रतिस्पर्धियों के कम मूल्य आदि। किंतु इनमें से कम विक्रय के सही कारणों की खोज करना परम आवश्यक है, तभी अनुसंधान के सही परिणाम सामने आ सकते हैं। यदि समस्या के केवल लक्षण दिखाई देते हैं, कारण स्पष्ट नहीं है तो अनुसंधान करना संभव नहीं होता। इसलिए कारणों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। अंत में समस्या के कारण स्पष्ट होने पर उस समस्या को अनुसंधान समस्या में परिवर्तित करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उस समस्या के कारणों में प्रभावों को संबंध स्थापित करना चाहिए। जब समस्या के कारण और परिणाम का संबंध निर्धारित हो जाता है तो उस पर अनुसंधान किया जा सकता है तथा उसका हल ढूंढा जा सकता है। ये उल्लेखनीय है कि समस्या के कारणों की खोज करते समय उस समस्या से संबंधित पहलुओं यथा उत्पादन, विपणन, वित्त, बाह्य वातावरण के घटक आदि को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी प्रयासों से अनुसंधान की समस्या की स्पष्ट व्याख्या एवं परिभाषा की जा सकेगी। स्थिति विश्लेषण करना, अनुसंधान के उद्देश्यों एवं समस्या की व्याख्या करने के बाद अनुसंधान के अगले चरण में स्थिति विश्लेषण किया जाता है। स्थिति विश्लेषण का आशय उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना है जिनके बीच अनुसंधान किया जा रहा है। ये परिस्थितियाँ संस्था की आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती है। संस्था की इन परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए संस्था के उत्पादों की स्थिति, संस्था की प्रतिस्पर्धी स्थिति, संस्था का बाजार वितरण विधियाँ, विक्रय संगठन, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन विधियाँ, संस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी घटकों आदि का विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात संस्था के अधिकारियों से भी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। ऐसा करने से समस्या का स्वरूप साफ हो जाता है, जिससे समस्या का हल खोजने में सुविधा होती है।
स्थिति विश्लेषण करके अनुसंधानकर्ता अनुसंधान समस्या को और अधिक समझ सकता है। इससे उस समस्या के संभावित व काल्पनिक हल या परिकल्पित हल ढूंढने में मदद मिलती है, यानी हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन मिलता है। तीसरी चरण है इसका अनौपचारिक अन्वेषण करना, कंडक्टिंग इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। स्थिति विश्लेषण करने के बाद अनौपचारिक अन्वेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में खोजबीन व तहकीकात की जाती है, किंतु ये सब अनौपचारिक रूप से किया जाता है। अन्वेषण या तहकीकात कुछ चुने हुए ग्राहकों, व्यापारियों, मध्यस्थों, उच्च प्रबंधकों, संस्था के कर्मचारियों तथा समस्या से संबंधित अन्य लोगों से की जाती है। अनौपचारिक अन्वेषण का उद्देश्य निर्धारित करना होता है कि औपचारिक अन्वेषण या अनुसंधान आवश्यक है या नहीं। ये उल्लेखनीय है कि कई बार ऐसा होता है कि अनौपचारिक अन्वेषण के दौरान ही समस्या हल निकल आता है, अतः अनुसंधान को आगे जारी रखने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि ऐसा नहीं होता है तो भी इस अन्वेषण से प्राप्त सूचनाएं आगे समस्या के वैकल्पिक या कल्पित समाधान ढूंढने में सहायक अवश्य होगी। अनौपचारिक अन्वेषण में कोई औपचारिकता नहीं की जाती है, इसके लिए कोई औपचारिक प्रश्नावली भी तैयार नहीं की जाती। हाँ, इतना अवश्य है कि अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुसंधान के अंतिम परिणाम प्राप्त करने में इस अन्वेषण का को बौद्धिक सहायता मिलती है, अतः इसे प्राय किसी योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए। नेक्स्ट है चौथा चरण, इसका संभावित वैकल्पिक समाधानों पर विचार करना, कंसिडरिंग पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। वस्तुतः उपयुक्त तीन चरण समस्या के समझने से महत्वपूर्ण रूप में योगदान देते हैं। साथ इन तीन चरणों से प्राप्त सूचनाओं से समस्या के कई वैकल्पिक या काल्पनिक समाधानों को विकसित करने में मदद मिलती है। काल्पनिक समाधान वह अनुमानित समाधान है जिसकी अनुसंधानकर्ता अपने या दूसरों के ज्ञान और अनुभव से परिकल्पना करता है। ऐसा समाधान कुछ विशिष्ट सूचनाओं तथा प्रलेखीय तथ्यों के आधार पर परिकल्पित होता है। उदाहरण के रूप में गिरते हुए विक्रय के संबंध में परिकल्पना की जा सकती है कि विक्रय में कमी खराब व्यावसायिक परिस्थितियों या तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण हो रही है। इस परिकल्पना की विधिवत जांच करके इस सत्य व असत्य सिद्ध किया जा सकता है। यदि परिकल्पित समाधान सही व्यवस्थित होता है तो वही समस्या समाधान हो जाता है तथा आगे अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं रहती। किंतु अधिकांश परिस्थितियों में सदैव काल्पनिक समाधान एकदम सटीक नहीं होते हैं, फलतः अनुसंधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही पड़ता है। पांचवा चरण है अनुसंधान योजना का विकास करना, डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन। अनुसंधान के लिए अलग चरण है औपचारिक अनुसंधान हेतु योजना का निर्माण करना। ये योजना एक आदर्श योजना होती है जिसके अनुसार अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करना होता है। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अनुसंधान करने के अनेक लाभ है। पहला है अनुसंधानकर्ता अपने मार्ग से भटक नहीं पाता है। अनुसंधान के अधिक अच्छे प्रामाणिक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। न्यूनतम लागत पर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अनुसंधान योजना का निर्माण बहुत कुछ अनुसंधान समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है, किंतु सामान्यतः अच्छी अनुसंधान योजना में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आवश्यक कदम उठाने चाहिए। पहली आवश्यक बातें हैं अनुसंधान के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। अनुसंधान के क्षेत्र को तय करते हुए क्षेत्र का उचित नियोजन करना चाहिए। अनुसंधान पथ को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए। अनुसंधान के लिए आवश्यक सूचनाओं का स्पष्ट निर्धारण कर लेना चाहिए। सूचना के वैकल्पिक स्रोतों प्रश्नावली को भरवाने अन्य प्रकार सूचना प्राप्त करने के स्रोतों को निर्धारित करना चाहिए। समूहों के संकलन विश्लेषण तथा निर्वचन की वैकल्पिक विधियों का विकास भी करना चाहिए। अनुसंधान की समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अनुसंधान दल का गठन करना चाहिए तथा उसके लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचा बनाना चाहिए। अनुसंधान बजट भी तैयार करना चाहिए और अनुसंधान प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर उनका उच्च अधिकारियों से अनुमोदन करवाना चाहिए। अब छठा चरण समूहों का संकलन करना, कलेक्टिंग ऑफ डाटा। अनुसंधान योजना बन जाने तथा उसका अनुमोदन हो जाने के बाद अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के संकलन का कार्य प्रारंभ करता है। आंकड़े प्राथमिक द्वितीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता को मूल रूप से संकलित करने होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े पूर्व में किसी अन्य द्वारा संकलित होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता उपयोग कर सकता है। प्राथमिक आंकड़े संकलित करने में बहुत श्रम, समय, धन लगता है। ऐसे आंकड़े करने की अनेक विधियां हैं जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। पहली है प्रश्न सर्वेक्षण द्वारा, जिसमें प्रश्नावली भरवाकर समग्र डाटा एकत्रित किए जाते हैं। दूसरा है अवलोकन अनुभव द्वारा, जिनमें अनुसंधानकर्ता उसके दल के सदस्य जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसी के अनुरूप समग्र इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है साक्षात्कार द्वारा, जिसमें अनुसंधानकर्ता या उसके दल के सदस्य संबंधित व्यक्तियों से भेंट करते हैं तथा आंकड़े संकलित करते हैं। प्राथमिक समग्र नवीनतम होते हैं, अनुसंधान के संबंध में सटीक सूचनाएं प्रदान करते हैं। इनमें शुद्धता भी पाई जाती है। विपणन अनुसंधान के लिए प्राथमिक समग्र के प्रमुख स्रोत प्राय उपभोक्ता, विक्रयकर्ता, विक्रय अभिलेख, मध्यस्थ आदि ही होते हैं। और द्वितीयक समग्र प्रकाशित या अप्रकाशित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अनुसंधानकर्ता को ऐसे आंकड़े किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से आसानी से प्राप्त हो सकते हैं।
ये आंकड़े प्राय सरकारी प्रकाशनों, रिपोर्टों, शोध संस्थानों के प्रकाशनों, व्यापार संघों, चैम्बरों, संस्था के वार्षिक प्रतिवेदनों, संस्था के विलेखों आदि में से प्राप्त हो सकते हैं। द्वितीय संबंध यद्यपि नवीनतम नहीं होते हैं किंतु ये पक्षपात रहित अवश्य होते हैं, इसलिए अधिक सही व विश्वसनीय भी होते हैं। इनमें श्रम, समय और धन भी कम व्यय होता है। अब 7वां चरण है संबंध प्रसंस्करण करना, डाटा प्रोसेसिंग। संबंध संकलित करने के बाद उनका प्रसंस्करण किया जाता है। प्रसंस्करण तात्पर्य आंकड़ों का संपादन, वर्गीकरण, सारणीकरण और प्रस्तुतिकरण करना है। आंकड़ों के संपादन से तात्पर्य आंकड़ों की अशुद्धियों एवं अनियमितताओं दूर करना है। संपादन से आंकड़ों के सारणीकरण में भी सुविधा होती है। आंकड़ों का संपादन करने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के द्वारा समूहों को उनके गुणों में विशेषताओं के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। वर्गीकरण के बाद समूहों का सारणीकरण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सारणीकरण के द्वारा समूह क्रमबद्ध में सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी रेखा चित्रों या अन्य चित्रों के माध्यम से भी समूह को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब आंकड़ों का कंप्यूटर की मदद के लिए वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाता है तो उनका कोडिंग भी करना पड़ता है। उपयुक्त क्रियाओं को पूरा करने से समूहों का प्रशिक्षण हो जाता है, जिन्हें आगे उपयोग में लाना सरल हो जाता है। अब 8वां चरण है समग्र विश्लेषण एवं निर्वचन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेशन। प्रसंस्कृत समंग तैयार समंग है, इनका विश्लेषण निर्वचन किया जा सकता है। समंग विश्लेषण से तात्पर्य संकलित समंगों से आवश्यकतानुसार औसत, प्रतिशत, अनुपात, विचलन, सहसंबंध, प्रतिगमन, रिग्रेशन, निर्देशांक आदि की गणना करने से हैं। इससे इन समंगों की प्रकृति और व्यवहार को समझा जा सकता है। समूह का विश्लेषण कर लेने के उपरांत उसका निर्वचन भी किया जाता है। निर्वचन से तात्पर्य समूह से अर्थ या निष्कर्ष निकालना है। इसके द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं या होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। किंतु निर्वचन बहुत समझ और बुद्धिमान का कार्य है। समूह की प्रकृति व्यवहार को समझने में छोटी सी भूल से भी निर्वचन परिणाम भिन्न आ सकते हैं, इसलिए इसमें ध्यान देना सख्त जरूरत होती है ध्यान देने की। समूह के निर्वचन के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि स्थिति विश्लेषण एवं अनौपचारिक अन्वेषण से विकसित काल्पनिक समाधान सही है अथवा नहीं। यदि सही है तो उसी समाधान माना जा सकता है, यदि नहीं तो निर्वचन के परिणाम अनुसार ही समस्या का हल किया जाता है। अब 9वां चरण है अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना, प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट। समूहों के निर्वचन से प्राप्त निष्कर्षों से ही अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसी अनुसंधानकर्ता ही तैयार करता है। प्रतिवेदन का उद्देश्य अनुसंधान के निष्कर्षों को संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाना तथा समस्या के समाधान में सहायता उपलब्ध करना है। अतः अनुसंधान रिपोर्ट बहुत ही सावधानी तैयार करनी चाहिए। इसमें शुद्धता, स्पष्टता, प्रभावशीलता गुण होने चाहिए। अनुसंधान प्रतिवेदन को प्रभावी, स्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए इसे 4 भागों में बांटकर अध्ययन तैयार करना चाहिए। प्रथम भाग में प्रतिवेदन का नाम, अनुसंधान के उद्देश्यों, अनुसंधान समस्या, क्षेत्र, प्रयुक्त विधियों, मान्यताओं, धारणाओं आदि का उल्लेख करना चाहिए। द्वितीय भाग में समस्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए तथा उनमें कारण और परिणाम का संबंध स्पष्ट करना चाहिए। तृतीय भाग में अनुसंधान के निष्कर्ष और अनुसंधान की समस्या के समाधान हेतु अनुशंसाओं का उल्लेख करना चाहिए। चतुर्थ और अंतिम भाग परिशिष्टों का होना चाहिए। इसी विभिन्न प्रश्नावलियों का आंकड़ों की तालिकाओं, चित्रों, रेखाचित्रों, पारस्परिक शब्दावलियों, संदर्भ सूची आदि का समावेश करना चाहिए। अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार होने के बाद उसे संबंधित अधिकारियों को यथासमय प्रस्तुत कर देना चाहिए। अब लास्ट और अंतिम चरण 10वां अनुशंसाओं का अनुगमन, फॉलोअप ऑफ द रिकमेंडेशंस। उस अनुसंधान का कोई महत्व नहीं है जिस पर अमल न हो। अतः प्रबंधकों को अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए, न कि उनको ठंडे बस्ते में रख देना चाहिए। अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से ही समस्याओं को हल किया जा सकता है, किंतु कभी कभी अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, यदि प्रबंधकों को अनुसंधान प्रतिवेदन अनुशंसाओं पर विश्वास न हो, यदि अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्था के पास पर्याप्त साधन न हो, यदि उस समस्या का अस्तित्व या महत्व ही समाप्त हो गया हो, यदि कोई अन्य नई समस्या उत्पन्न हो गई हो जिसका पहले समाधान करना अपेक्षित हो, कभी कभी कुछ अप्रकट या व्यक्तिगत या राजनीतिक कारण उत्पन्न हो गए हो, अनुसंधान प्रतिवेदन की अनुशंसा लागू की गई है अथवा नहीं, अनुसंधानकर्ता को उन अनुशंसाओं का अनुगमन अवश्य करना चाहिए। यदि अनुशंसाओं को क्रियान्वित किया जाता है तो अनुसंधानकर्ता को इस बात का पता लगाते रहना चाहिए कि उनकी समस्या निवारण में किस सीमा तक सफलता मिली है। उसी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की व्यवहारिक कठिनाइयों का भी अध्ययन करते रहना चाहिए। यदि अनुशंसाओं का समस्या समाधान हेतु उपयोग नहीं किया जाता है तो भी अनुसंधानकर्ता को उनका अनुगमन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे अपनी अनुशंसाओं को भावी विपणन कार्यक्रमों के उद्देश्य, नीतियों, बजटों, कार्यविधियों आदि का हिस्सा बनाए जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार विपणन अनुसंधान की ये प्रक्रिया जिसको कई विद्वानों ने अलग अलग रूपों में
चरण बताए, कोई इसके 5 चरण बताता है, कोई इसके 10-15 चरण बताता है, लेकिन अपने इसके एक आदर्श विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया के 10 चरणों का अपने अध्ययन किया है, जिसके आधार पर अपने इसका निकाल सकते हैं कि किस प्रकार एक संस्था विपणन अनुसंधान के पर सही ध्यान देकर अपने सफलता को निश्चित कर सकती है। धन्यवाद।